हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन एंड प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो लास्ट टाइम हमने सेक्शन नंबर 7 किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेक्शन नंबर 8। सो बिफोर स्टार्टिंग, सी सेक्शन नंबर 8 इज़ अ लिटिल टेक्निकल, तो हो सकता है आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आए, बट प्लीज़ इसको एक दो बार रीड कर लीजिएगा ताकि ये आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 8 जो बात कर रहा है MPC, दैट इज़ योर मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। ये 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। तो मोटिव से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि मोटिव का क्या रोल हो सकता है? मोटिव क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ रीज़न बिहाइंड डूइंग एन एक्ट, इजंट इट? आप कोई भी काम करते हैं बिना मोटिव के नहीं करते, तो इट इज़ अ रीज़न बिहाइंड डूइंग एन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिलेवेंट फैक्ट्स में ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, क्यों हम इसे रिलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि देखिए, जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि हमारे पास आई विटनेस होते हैं, तब हमें इसमें मोटिव की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बट जहाँ हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, जहाँ हमें नहीं पता, जैसे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे हमें रिलेवेंसी को क्रिएट करना होता है, तो उसमें हम मोटिव का यूज़ करते हैं। तो मोटिव क्या है? कोई भी आपका एक्ट करने के पीछे रीज़न, क्या कारण रहा है आपने वो एक्ट किया है, वो हो जाएगा आपका मोटिव। तो हम पहले बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं एंड देन विल प्रोसीड विद द इलस्ट्रेशन, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एनी फैक्ट इज़ रेलिवेंट विच शोज़ और कॉन्स्टिट्यूट्स। कोई भी फैक्ट है, नॉर्मल फैक्ट, या तो वो शो कर रहा है या वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है किस चीज़ को? किसी भी मोटिव को और प्रिपरेशन को। किस चीज़ के लिए? फैक्ट इन इशू के लिए और रिलेवेंट फैक्ट के लिए। रिलेवेंट फैक्ट्स दोज आर कनेक्टेड विद द फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, तो जो कि रिलेवेंसी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक ऐसा फैक्ट जब रिलेवेंट होता है, जब वो शो करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है कोई मोटिव या प्रिपरेशन किसी भी फैक्ट इन इशू के लिए या रिलेवेंट फैक्ट के लिए। अब ऐसे पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आता, लेट्स गो विद द इलस्ट्रेशन, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी, ए जो है वो बी के मर्डर के लिए उसका ट्रायल चल रहा है। तो फैक्ट इन इशू क्या हो गया हमारा कि ए ने बी का मर्डर किया। अब हमारे पास फैक्ट्स क्या दे रखे हैं? जो फैक्ट्स हैं कि फैक्ट्स दैट ए हैड मर्डर्ड सी, ए ने सी का भी मर्डर किया है, ये बात जो है हमारे पास फैक्ट है। एंड बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी, बी को ये बात पता थी कि ए ने सी का मर्डर किया है। एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए, और बी ने ट्राई किया क्या कि वो सी से, ए से मनी एक्सटॉर्ट करे। क्या कहकर? कि फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक। सी, जब ए ने बी का मर्डर किया, ये ट्रायल है, ए ने सी का मर्डर किया, ये बात बी को पता थी, तो बी ने ए को धमकाया कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी बात जो तूने ए सी को मारा है ये मैं सबको बता दूंगा। तो इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या समझ में आया कि ये किस तरीके से रिलेवेंट हो रही है कि अब ए ने सोचा कि यार सी को तो मार दिया, और अब ये बात अगर बी ने सबको बता दी और ये तो ऐसा करता ही रहेगा, पैसे मुझसे ऐंठता रहेगा, तो क्यों ना मैं इसी को मार दूँ, मैं इसी को मार देता हूँ, कहानी ख़त्म, बच जाऊँगा। तो यहाँ से एक मोटिव बन के आया, जहाँ जिस चीज़ ने किसको मोटिव दिया? ए को मोटिव दिया कि हाँ भाई मैं सी का मर्डर कर देता हूँ, बी का मर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है कि ये बात कि भाई ए ने सी का मर्डर किया और उसको पता था, ये हमारा रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ मोटिव हेयर, क्योंकि हम उसका मोटिव का पता लगा पा रहे हैं। सेकंड कंडीशन यहीं पे जो दे रखी है, आई थिंक आपको मोटिव समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन में क्या होता है? सी,
आप कोई भी एक्ट करेंगे उससे पहले आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई तैयारी तो करनी पड़ेगी। पेपर देने जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं, बुक्स लाते हैं, अपनी स्टेशनरी लेके आते हैं, पेपर देने जाते हैं, एडमिट कार्ड लाते हैं, ये सब प्रिपरेशन करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आप दोनों खूब अच्छे दोस्त हो। एक दिन आपके दोस्त को कोई लड़की पसंद आ गई, वही लड़की आपको भी पसंद है। उस लड़की के चक्कर में आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हो गया। अब आपने कहा यार या तो तू या तो मैं, तो आप दोनों को गुस्सा आया। तो ये गुस्सा जो आया आपको, ये एक मोटिव क्रिएट हुआ कि यार इससे पहले कि ये जाए, मेरी इसकी बात बने, इससे पहले तो मैं इसको ही रफा दफा कर देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास मोटिव कैसे आया कि हाँ भाई, आपके मन में एक इंटेंशन आई कि हाँ भाई ये उसके साथ जा सकता है, तो आपके दिमाग में ये मोटिव आया कि नहीं भाई ये तो मुझे करना है, ठीक है ना। यू वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद द गर्ल, और आपके दिमाग में बात है कि नहीं यार ये नहीं कर सकता, मुझे ही करना है। तब आप उस चीज़ का क्या करेंगे, मोटिव क्रिएट होगा आपके दिमाग में। मोटिव के बाद क्या होगा, आपके पास एक बार मोटिव आ गया, यू विल ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द एक्ट दैट यू आर गोइंग टू कमिट। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में क्या होगा, प्रिपरेशन में मान लीजिए अगर आपने सोचा है कि आप पॉइज़न लेके आए, आपने अपने दोस्त का डेली रूटीन आपको पता है कि क्या है, आपने उसको चेक किया, वो कितने बजे आता है कितने बजे जाता है, व्हाट ही लाइक्स इन फूड, उसकी पसंद का फूड लेके आए आप, जिसमें आपको पॉइजन डालना है, या जो भी आपने प्रिपरेशन करी उस अकॉर्डिंगली, वो हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन फॉर द एक्ट। तो दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 8 कि एनी फैक्ट इज़ रिलेवेंट, जो कि शो कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कोई भी मोटिव या कोई भी प्रिपरेशन फॉर एनी एक्ट और फैक्ट इन श्योर रिलेवेंट फैक्ट। ये तो हो गया आपका पार्ट 1। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ द सेक्शन 8। सेक्शन 8 का सेकेंड पार्ट देखिए, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी। सी एनी पार्टी जहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो पार्टी में आपके दोनों आ गए, आपका डिफेंडेंट भी आ गया, आपका प्लेंटिव भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बात कर रहा है एनी एजेंट टू एनी पार्टी, तो इनका अगर कोई एजेंट है तो वो भी। इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, किस रेफरेंस में बात करें हम, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग से। सूट और प्रोसीडिंग से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों ही ट्रायल पे होगा, ये क्रिमिनल पे भी अप्लाई होगा एंड ये सिविल पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। ये बात हमने पता कर ली इससे। इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और एनी रिलेवेंट फैक्ट देयर टू, कोई भी ऐसा कंडक्ट, कि कंडक्ट क्या होता है, पहले तो आप मुझे बताइए कंडक्ट क्या होता है। कंडक्ट मीन्स एन एक्ट, कुछ भी आप कर रहे हैं वो एक कंडक्ट है आपका। तो कोई भी पार्टी का कंडक्ट, किसी भी उसके एजेंट का कंडक्ट, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में, किसी भी उस रेफरेंस में सूट और प्रोसीडिंग के किसी भी फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड और रिलेवेंट फैक्ट से, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। सी इसमें यहाँ पे दो चीज़ों को बाइफिकेट करके कंडक्ट का बता रखा है कि यहाँ पे किन किन का जो है कंडक्ट रिलेवेंट कराने की बात की गई है। किसी भी पार्टी का कंडक्ट प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, उनका कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा अगर वो कुछ करते हैं एक्ट के बाद, ठीक है। वहीं उन्होंने कहा रखा है दूसरे उसमें कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट होम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज़ रिलेवेंट। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे पहले पार्टी का कंडक्ट है, सेकंड क्या लगा, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, जो कि आपका कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट होम दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट इफ। यहाँ पे जो ये इफ वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है एक कंडीशन। सबसे पहले हम पहला पार्ट समझ लिया हमने कि पार्टी का कोई कंडक्ट हो रहा है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में जो कि फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है और रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली कंडक्ट की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। सेकंड ये बात कर रहा है पर्सन अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। अब यहाँ कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन जो है ना, होम इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट, ये बात कर रहा है एक विक्टिम की, या आप कह सकते हैं कंप्लेनेंट की, है ना। क्यों? क्योंकि लाइन बता रही है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट होम, एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। किसी प्रोसीडिंग में जो विक्टिम है और कंप्लेनेंट है उसका कंडक्ट कब रेलेवेंट होगा, इफ सच कंडक्ट, ये कंडीशन है,
influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto. So क्या कहना चाह रहे हैं कि एक विक्टिम का जो कंडक्ट है अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से, तो वो कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लेनेंट हेयर. ठीक है. सो कैसे हमारा जो है ये, एक सेकेंड गाइस, जो हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं. सी यहाँ पे जो बात कही गई है कंडक्ट की वो सब्सिक्वेंट और प्रीवियस दोनों है. प्रीवियस मतलब क्राइम होने से पहले और सब्सिक्वेंट मतलब क्राइम होने के बाद जो आपका कंडक्ट है. तो किसी भी प्रोसीडिंग में जो है पहला तो आपका आ जाएगा पार्टीज़ का, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कंप्लेनेंट का, पर उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि अगर आपको विक्टिम का कंडक्ट रिलेवेंट कराना है तो उस चीज़ के लिए विक्टिम का जो कंडक्ट है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए फैक्ट एंड इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से, तभी आप उसको प्रूफ करा सकते हैं, तभी आप उसको रिलेवेंट फैक्ट बना सकते हैं कि भाई जो कंडक्ट है जो हम सेक्शन 8 में रिलेवेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली और इमीडिएटली इन्फ्लुएंस हो रहा है फैक्ट एंड इशू से एंड इट डज नॉट हैव एनी रिमोट और इंटरमीडिएट कॉज. ठीक है ना. तो आपका वो बन जाएगा सेक्शन 8 में कंडक्ट के तौर पे आप उसे रिलेवेंट कर सकते हैं. बेसिकली ये उन दो चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कंडीशन बता रखी है कि कब आप कहेंगे कि एक विक्टिम का कंडक्ट उसमें रिलेवेंट है. सी आप मान लीजिए आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपने रोड पे देखा एक बंदा चिल्ला रहा है, जोर जोर से चीखे मारा, उसको नाइफ लग गया, वो रो रहा है, उसका खून बह रहा है. तो वहाँ जो एक लोग हैं जिन्होंने उसे देखा और देख के निकल गए, आई विटनेस से वो चले गए, एक बंदा बाद में आया, उन्होंने उसे देखा, तो उसका जो कंडक्ट है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है कि भाई उसको चोट लगी है, ही इज़ इन पेन, ही इज़ ब्लीडिंग, तो उसका कंडक्ट जो है, उसका चिल्लाना जो है उस चीज़ से इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो इस टाइम पे जो कंडक्ट विक्टिम का है, कंप्लेनेंट का है, वो यहाँ पे रिलेवेंट करा रहे हैं हम सेक्शन नंबर 8 में. सब्सिक्वेंट कंडक्ट के तौर पे वो रिलेवेंट हो जाएगा. आ गई समझ में. ये विक्टिम का कंडक्ट है. ठीक है. और हमने पार्टीज़ के कंडक्ट की बात करी कि प्लेंटिफ ने ये देखा, उसने अपनी स्टोरी बताई, डिफेंडेंट ने अपनी तौर पे ये दिया, वो सब चीज़ें हम रेलेवेंट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 8 में. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ कि हमें एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं. एक्सप्लेनेशन क्या कह रही हैं. सी एक्सप्लेनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर बिट टफ बट यू विल गेट टू नो व्हेन यू रीड इट. सो रीड करते हैं हम. ठीक है. अभी हमने कंडक्ट के बारे में पढ़ा. सी सब्सिक्वेंट आप समझ गए. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं हम, या फिर आप देखना चाहें तो एक इलस्ट्रेशंस भी हम रीड कर सकते हैं. आई थिंक विल गो विद द इलस्ट्रेशन जो है कंडक्ट के ऊपर. हाँ ठीक है. आई इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज़ एक बार. आई इलस्ट्रेशन निकाल लीजिए. ये आपको कंडक्ट के बारे में बताएगी ये वाली कि ए इज़ एक्यूज ऑफ अ क्राइम, कि ए एक क्राइम के लिए एक्यूज है कि उसने कोई क्राइम किया है. द फैक्ट्स दैट आफ्टर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम, जो क्राइम के लिए उसको एलिज किया गया है, उस क्राइम के कमीशन के बाद वो भाग गया और वॉज इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के पोजेशन में, मान लो उसने कोई चोरी की है, और द प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द क्राइम. और प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स मान लीजिए ए है, ए ने एक्यूज है वो थेफ्ट के उसमें कि उसने चोरी की. चोरी के बाद उसने एक वॉच चुराई, या तो उसके पोजेशन में वो वॉच है और वो वॉच चुरा के भाग गया, और या तो फिर उसने उसको सेल कर दिया और जो उसके पैसे उसको मिले वो उसके पास हैं. और अटेम्प्टेड टू कंसील थिंग्स विच वर माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग इट, और ऐसी कोई भी चीज़ वो छुपा रहा है जो कि वो एक्ट करने में उसने यूज़ करी है. जैसे मान लीजिए उसने की होगी, उसके पास उसने की छुपाई होगी, उसके
लॉकर की जो चाबी है वो हो सकती है वो छुपाई हो उसने, जो उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी वो उसने छुपाया हो, जो उसके पैसे आए हैं उसने वो छुपाए हों, कुछ भी करने में वो सब चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी। क्यों? एज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट इसमें ये भी हो सकता है कि मान लीजिए उसने चोरी करी, उसके शूज़ के प्रिंट्स वगैरह रह गए, उन्होंने उसको क्लीन किया, जो उसका और फिंगरप्रिंट्स से उसने उनको वहाँ से वैनिश करा, उनको क्लीन करा। तो ये एक कंडक्ट जो है वो क्राइम करने के बाद का कंडक्ट ये बता रहा है कि उसने ये कंडक्ट किया कि भाई वो भागा वहाँ से, उसने उसको साफ करनी। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ना, लाइक दृश्यम मूवी में भी आपने देखा है कि किस तरीके से सबूत मिटाए जाते हैं, किस तरीके से फ्रेमिंग की जाती है। तो वो चीज़ है, वो हम चीज़ सब्सिक्वेंट कंडक्ट में डालेंगे। प्रीवियस कंडक्ट में बेसिकली देखिए, अगर हम प्रीवियस कंडक्ट की बात करें और अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो ये ना कभी कभी ओवरलैप करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कंडक्ट क्या है आपका, आपने चोरी की प्लानिंग करी, चोरी प्लानिंग करने के लिए आपने सामान प्रोक्योर किया। अगर आपने मर्डर की प्लानिंग करी है तो मर्डर के लिए आपने वेपन यूज़ किए होंगे, वेपन प्रोक्योर किया, वेपन लेके आए। तो उस चीज़ में जो है आपका वो प्रीवियस कंडक्ट क्राइम कमिट होने से पहले वही प्रिपरेशन को ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे जो फैक्ट जो है कि उसने करा, वो भागा, उसके पास प्रॉपर्टी मिली, कुछ ऐसी उसके प्रोसीड्स मिले, तो यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगी ये, क्योंकि एज अ कंडक्ट शो करेंगी उसका कि हाँ भाई ये फलाना फलाना का मर्डर करके भागा है, बड़ा डरा हुआ था, हाथ पैर खून में संधे हुए थे, तो हो सकता है इसने किया हो। तो वहाँ पे वो रेलेवेंट फैक्ट के तौर पे एडमिसिबल हो जाएगा। एडमिसिबिलिटी इज़ ऑन द कोर्ट, तो हम बस रिलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका कंडक्ट के ऊपर। आई होप यू आर गेटिंग गाइज, राइट। सो ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई एक्सप्लेन इट मोर सिंपली। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहती है द वर्ड कंडक्ट इन रिलेशन इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। सी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है वो टॉक कर रही है किसी भी कंडक्ट के बारे में कि जो कंडक्ट है वो कोई स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर रहा, इज़ नॉट इंक्लूडिंग ए स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये बात कह रहा है वो कि वो जो है कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। कब तक कोई भी स्टेटमेंट कंडक्ट के तौर पे रिलेवेंट नहीं होगी? जब तक अनलेस those statements accompany and explain acts. This is the most important word here. कोई भी ऐसी स्टेटमेंट अगर अकम्पनी कर रही है और एक्सप्लेन कर रही है एक्ट्स को जो उनके साथ कमिट हुआ, अदर देन द स्टेटमेंट्स के अलावा, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other sections of the act. See, हम स्टेटमेंट्स और भी जगह देते हैं, एविडेंस एक्ट में आप एडमिशन वगैरह भी पढ़ेंगे, कन्फेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, सब जगह आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। तो जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं मेरली वो एक स्टेटमेंट हैं, वो सिर्फ इसलिए एडमिसिबल नहीं हो जाएंगी कि आपने रेलेवेंट नहीं हो जाएंगी कि आपने उन्हें स्टेटमेंट दी। कंडक्ट के तौर पे अगर उनको रेलेवेंट, देखो वो किसी और सेक्शन में रेलेवेंट हो रही हैं, हम सेक्शन 8 में रेलेवेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर सेक्शन 8 में एज अ कंडक्ट आपको कोई स्टेटमेंट रेलेवेंट करानी है तो आपको उन चीज़ों की स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं वो कंपनी करनी चाहिए और उनको एक्सप्लेन करना चाहिए किसको, एक्ट्स को। सी देयर रिटन ना, दे मस्ट स्टेटमेंट्स कंपनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स, उन एक्ट्स का एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है। अब इसमें एक बहुत अच्छा हमारे पास इलस्ट्रेशन है जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर जे निकाल लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर जे कर रहे हैं हम। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविश्ड, ठीक है ना, ए वॉज रेविश्ड की बात हो रही है कि ए का सेक्शुअल असॉल्ट हुआ उसके साथ। तो द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप शी मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच
and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime. See, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस बंदी ने एक कंप्लेंट करी है विद द पर्पस. कंप्लेंट करी है तो मतलब वो क्या चाहती है, किसी भी बंदे को कंप्लेंट करी है. वी नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलरली मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर. किसी भी ऐसे बंदे से कंप्लेंट करी है जिससे वो उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई वो उस चीज़ का क्या लेगा, नोटिस लेगी या लेगा, या फिर वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा. उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. हम उसे मेयरली कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो कोई एक्शन लेगा. So the fact shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime. The circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. तो मान लीजिए जैसे ए के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो उसने कहा कि हाँ भाई मैं यहाँ गई थी और मेरे साथ ये हुआ, इतने लोग थे, इतने बजे आए थे. अगर वो सब चीज़ें बता रही है about the incident that happened, she is accompanying and explaining the acts that has been committed by with her, तो वो कंडक्ट के तौर पे रेलेवेंट होगा. मेयरली अगर वो आती है और वो बोल देती है कि हाँ भाई मेरे साथ तो रेप हुआ है, तो वो चीज़ स्टेटमेंट के तौर पे रेलेवेंट हो सकती है किसी और सेक्शन में. लाइक हम डाइंग डिक्लेरेशन में उसको सेक्शन नंबर 32 में हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन में हम उसको सेक्शन नंबर 32 क्लॉज 1 के अंडर हम कर सकते हैं रेलेवेंट, बट नॉट इन द दिस सेक्शन. इस सेक्शन में अगर आपको उस चीज़ को रेलेवेंट कराना है कंडक्ट को, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उस जो भी एक्ट हुआ है उसको अकम्पनी किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए जो भी उसके एक्ट्स होंगे उसके साथ. मतलब मेयर स्टेटमेंट नहीं हो सकती. नो मेयर स्टेटमेंट आर एडमिसिबल, नो मेयर स्टेटमेंट आर रिलेवेंट अंडर दिस सेक्शन एज कंडक्ट. वी टॉकिंग अबाउट कंडक्ट हेयर. सो आई थिंक दिस वॉज द इलस्ट्रेशन. जैसे हमने लास्ट पॉइंट देख लेते हैं. द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग द कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन ravaged इज नॉट रिलेवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, दो इट मे बी रिलेवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 लाइक वी सेड. और उसे कॉरोबरेट करना एविडेंस में तो सेक्शन नंबर 157 की हेल्प से भी हम उसे कॉरोबरेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदी जो कह रही है वो रेलिवेंट है. आया समझ में गाइस? इससे ज़्यादा इजी कर सकती हूँ मैं, बट अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ बताना. सी, यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कोई भी स्टेटमेंट को मेयरली खाली कंडक्ट के तौर पे रेलेवेंट नहीं करेंगे सेक्शन में. वो किसी और सेक्शन में रेलेवेंट हो सकती है. इस सेक्शन में अगर कंडक्ट के तौर पे रेलेवेंट कराना है तो उस एक्ट की एक्सप्लेनेशन देनी, वो स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट के अंदर सर्कमस्टांसेस, टर्म्स, एलेबोरेट जो एक्ट हुआ है उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है. ठीक है ना? सो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जिसका हमने अभी एक इलस्ट्रेशन किया है. एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखते हैं. एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगेन. ये बात कर रही है उन कंडक्ट की व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट. ऑलरेडी किसी बंदे का कंडक्ट रेलेवेंट है. ठीक है, किसी भी एक बंदे का कंडक्ट रेलेवेंट है. एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम and in his presence and hearing which affects such conduct is also relevant. अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं. सी, एक ए है, बी है, सी है, ये तीनों पार्टी में है. ठीक है, द 3 आर इन द पार्टी. बी इज़ वेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल नेकलेस और ए का मन कर गया इस नेकलेस को देख के कि यार ये तो मुझे चाहिए. तो ए ने अपना मन बनाया इस नेकलेस को चोरी करने का. उसने नेकलेस चोरी कर लिया. अब पार्टी चल रही है, डांस वांस हो रहा है, उसको नहीं ध्यान. जैसे ही उसका ध्यान गया कि हाँ मेरा नेकलेस चोरी हो गया, तो शी वॉज लाइक ओ माई गॉड अब क्या करूँ. तो जब उसने ये स्टेटमेंट दी कि हाँ भाई उसने एक्ट किया ना, उसका कंडक्ट है ये कि हाँ भाई उसका नेकलेस चोरी हो गया, सब ढूंढो. तो इस पे जो ए एक्यूज है वो भी हार बार चोरी करके आराम से बैठा है, मौज ले रहा है. इतने में सी ने थोड़ी देर में अनाउंसमेंट करी कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है एंड इट इज़ ऑन द वे, और वो उसको पकड़ने आ रही है. अब इस केस में जो ये बात कही गई है, देखो इसका कंडक्ट तो रेलेवेंट है ही, बी तो विक्टिम है, इसका कंडक्ट तो ऑलरेडी रेलेवेंट है ना.
ए का कंडक्ट भी रिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि वो एक्यूज है। पर कैसे कैसे रेलेवेंट है वो हम इधर बता रहे हैं। सी ने कहा कि भाई हमने पुलिस कंफर्म कर दिया, वो थोड़ी देर में आके चोर को ढूंढ लेगी। तो इस केस में व्हेन कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन हिज प्रेजेंस, ठीक है, उसका कैसे है, सेकेंड गाइस, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, हाँ, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, या तो उस बंदे को खुद बोल दियो कि हाँ भाई तेरे पास नेकलेस है, सबको पता है, तू पकड़ना जाने वाला है, या तो ये हो, या फिर उसने अनाउंसमेंट करी और ये ए ने सुन ली कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, और इसे सुनने के बाद ए वहाँ से फरार हो गया, ही रैन अवे। तो इसका ये भागना इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद या उसको जिसकी नॉलेज में आने के बाद, ये कंडक्ट यहाँ पे इसके कंडक्ट को अफेक्ट कर रहा है ना, ये इसका अनाउंसमेंट इस कंडक्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा कि वो ये अनाउंसमेंट सुन के भाग गया। सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्ट। आप किस तरीके से रिलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं, गॉट इट? आप एक उसमें गए, आपने एक नेकलेस देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने चोरी किया। सी इज़ द थर्ड पर्सन, उसने 4-5 लोगों के बीच में बात करी, यार फलाना किसी ने चोरी कर ली उस नेकलेस, पुलिस आ रही है, पकड़ लेगी। जैसे ही बात आपके नॉलेज में आती है, यू थिंक ऑफ रनिंग अवे। जब आप ये भागते हैं, आपकी नॉलेज में आई ये बात और आप भागे, तब ये आपका कंडक्ट एज सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। This is what section 8 is talking about. We are creating relevancy on the basis of conduct, your motive and your preparation. Circumstantial evidence के इर्द गिर्द घूम रहा है ये. So this was section number 8. Go through the illustrations. कोई illustration ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछिएगा. यहाँ पे एक और illustration है कि वो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रॉब्ड, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द एलिज्ड रॉबरी ही मेड अ कंप्लेंट टू द ऑफेंस, द सर्कमस्टांसेस इन टर्म्स इन विच कंप्लेंट वॉज मेड आर रिलेवेंट। ठीक है, अभी इसी का ये पार्ट है एक तरीके से, ये सेक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को ही डील कर रहा है ये। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे आपकी जो इलस्ट्रेशन आएगी वो आएगी जी वाली इलस्ट्रेशन। देखें एक बार, क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी रुपीज़ टू 10,000, क्या ए बी को 10,000 रुपये ओ करता है या नहीं, ये हमारे पास फैक्ट इन इशू है। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, सी सेड इन एज प्रेजेंस, सी ने कहा ए की प्रेजेंस में, द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी एंड डेट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रैन अवे इज रिलेवेंट। कंडक्ट इफेक्ट हो रहा है ना। सी अगर यहाँ पे कंडक्ट इफेक्ट नहीं होता, किस केस में, मान लीजिए ए ने जो बी का नेकलेस चुराया और ए अपने हेडफोन्स लगा के कहीं मस्त है, या उसने उस चीज़ को नहीं सुना, तो जब अगर नहीं सुना तो उसका कंडक्ट रेलेवेंट नहीं हुआ। कंडक्ट कैसे रेलेवेंट, क्योंकि उसका कंडक्ट इफेक्ट ही नहीं हुआ, जब उसकी नॉलेज में वो चीज़ आई नहीं। द प्रेजेंस एंड हियरिंग, द वर्ड हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ, कि वो बता रहा है कि उसकी प्रेजेंस भी हो और उसकी हियरिंग में भी हो, ताकि उसने उस चीज़ से उस चीज़ का इफेक्ट कंडक्ट इफेक्ट हुआ है तो वो एज अ कंडक्ट रेलेवेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 8। प्लीज़ गो थ्रू इट, एक बार एक रिविजन लीजिए इसकी। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा इसको एक बार और रिवाइज करेंगे एंड देन विल प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 9। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर मोटिव, रीज़न बिहाइंड डूइंग एन एक्ट, हाउ इज़ इट क्रिएटेड। सेकेंड इज़ योर प्रिपरेशन फॉर डूइंग एन एक्ट। थर्ड इज़ योर कंडक्ट, दैट मे बी प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट। प्रीवियस जो आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, किस तरीके से आप सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कि आपका कंडक्ट कैसे अफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से। आपने किसी को मारा तो उसकी लाश ठिकाने के लिए उसको लेके गए, गाड़ी में डाला, उसको जलाने के लिए लेके गए, ये सब आपके सब्सिक्वेंट कंडक्ट हैं। 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि कंडक्ट की तरह स्टेटमेंट कब रेलेवेंट हो जाएंगी और आपका कंडक्ट कब कंडक्ट की तरह रेलेवेंट होएगा, जब वो अफेक्ट होगा। वो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में दे रखा है। ठीक है, सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू। Hope you like the video. Please like my channel and subscribe to my videos. Click the bell icon for the upcoming videos. Bye bye. Take care. See you tomorrow.